बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वेलकम। पहली क्लास है जो हमारी ऑडिट की। आई थिंक आपने कुछ 3-4 क्लासेस में कुछ बेसिक्स की हैं, ऐसा ही है? तो अब तक वैसे ही पहले मैं बता दूं कि इस कोर्स को लेके कैसे चलना। देखो यार, ऑडिट को वैसे तो समझा जाता है एक ड्राई सब्जेक्ट, पर मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसे मैं फर्म में अपने बच्चों को ऑडिट सिखाता हूँ वैसे ही यहाँ पे वही अप्रोच रख के लेके चलेंगे कि ऑडिट प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है। अब देखो, आगे जैसे जैसे हम जाएंगे ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे एरिया से आपको याद करने की चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, वो एप्लीकेशन ज्यादा है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ऑडिट जाके करता हूँ ना, सिर्फ उसी को लिखना है। बच्चों की मंतक क्या होती है, बच्चा सिर्फ क्लास में सुनता है, उसको बहुत मजा आएगा। अभी तुम देखना मैं किस तरीके से लेके चलता हूँ ऑडिट को, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से कि यार मतलब इस सिचुएशन में तुम हो तो तुम क्या करते, तुम कैसे वेरीफाई करते, फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है क्या करोगे, ये सारी चीजें। बच्चा क्या करता है, बच्चा वो सुनने में मजे मजे में रहता है, लिखता नहीं है। देखो, ये मैं हमेशा एक शरण कुमार की एग्जांपल देता हूँ, हमारा स्टूडेंट था तय जी, 7 अटेम्प्ट्स इन ऑडिट, 7 अटेम्प्ट्स, सिर्फ किस में, ऑडिट में फंसा रहा है। क्यों? लिखता नहीं था। गोल्ड मेडल भी आया है, सब चीजें आई हमारे बच्चे की, बट वो जो एक बच्चा है ना, फंसा किस बात पे, उसकी एक जिद थी कि मैं लिखूंगा नहीं। जब 7 अटेम्प्ट्स हो गई ना 8वीं में, अब आईकैप ने कह दिया कि भाई इसके बाद तो तू बाहर है। क्योंकि उस वक्त क्राइटेरिया ये था कि अगर आपने 8 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं किया तो आपका पूरा कैफ लैप्स हो जाएगा। तो वो आखिर में इंसान का बच्चा बना, उसने लिखना शुरू किया। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना वो तकलीफ दे के जाएगा, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मेरिट गोल्ड मेडल भी आएगा, पर आपने तमीज से क्या करना है, लिखना है। वो मेरा काम है, मैं तुम्हें इंगेज रखूंगा उसमें, मैं तुम्हें मजबूर करूंगा लिखने के ऊपर। और लिखने का तरीका क्या होगा भाई, मेरी तो एक आदत है, मैं यहाँ पे तस्वीर खींचता हूँ, मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ, बोलता हूँ अपने आंसर कमेंट में नीचे आके पोस्ट करो। उससे होता क्या है, एक डर रहता है कि भाई दुनिया मेरे आंसर को देख रही है, सही है, जलालत भी फील होती है। तो तुम लोग ना बस वो सोच के लिखोगे फिर, सही है जी। तो ऐसे लेके चलेंगे बड़े मजे से। पर ये नहीं कहना कि ऑडिट रट्टा है या ऑडिट की थ्योरी है। ऑडिट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, बिल्कुल तमीज से। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं पहली क्लास की। तुमसे मैं 2-3 चीजें पूछता हूँ। अब तक ऑडिट में हसनैन क्या सीखा? इंटरनल कंट्रोल मजबूत करे, सही है जी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। और ऑनलाइन वालों कुछ बताओ ना ऑडिट के बारे में, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या सीखा है। हाँ जानी, चलो ये अच्छी बात बताई इसने कि अश्योरेंस जो है मेरी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, फिर मैं सवाल, आपके जवाब पे एक सवाल निकालता हूँ। मुझे एक बात बताओ आप, कि हमारी एश्योरेंस एब्सोल्यूट क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, फर्स्ट क्लास है, ओके, हाँ जी। इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि जो आपने अब तक सीखा है ना, वो तो आपकी बेसिक्स हैं कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट दुनिया में आया क्यों, ये सारी चीजें ना। मैनेजमेंट अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होते हैं, सही है ना, ये सारी चीजें। खैर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, अभी तक तो सर ऑडिटर की पोजीशन जनरली वीक देखी है। अच्छा ओके, ऑडिटर की पोजीशन जनरली वीक देखी है, पर आई टेल यू दैट ऑडिटर इज वेरी पावरफुल। क्योंकि तुम मेरे साथ ऑडिट करोगे ना फॉर्म में आगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि गेम्स क्या होती हैं, सीखेंगे वो भी। सुनो सुकून से, समझ के बात को सुनो। कहने की चीज क्या है भाई, मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी बेसिक सीख लिया, बेसिक सीखा ऑडिट का। ऑडिट क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट क्या होता है? बिल्कुल सुकून सुकून से लेके चलते हैं। जिसकी पहली क्लास है वो भी साथ हो जाएगा, समझ आएगा उसको। अच्छा, फिर आपको सर ने बताई होगी ये कहानी कि भाई ऑडिट इसलिए लाजमी है क्योंकि मैं जो हूँ एक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मैं वहां जाके बैठूंगा। वो मैं किसी को चलाने के लिए देता हूँ, उसको कहता हूँ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिजनेस भी चलाती है, अकाउंट्स भी बनाती है, तो फिर उसको ऑडिट करवाती है, ताकि शेयर होल्डर को, जो इन्वेस्टर है, उसको एक तसल्ली हो जाए कि मेरे अकाउंट्स में जो चीजें आ रही हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑडिट किया जाता है। तो ऑडिट बहुत सुकून से समझना, मैं बिल्कुल एक चीज कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। ऑडिट जो करता है ना, वो बंदा इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी होना चाहिए। ऑडिट जो करता है वो बंदा, अब लेट्स ऑनलाइन मतलब बिल्कुल पार्टिसिपेशन चाहिए यार, मजे की चीज है ऑडिट, तुम सीखोगे आज। सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑडिट मैं किसी मैनेजमेंट के बंदे से करवाऊंगा ना, वो अपनी गलती निकालेगा ही नहीं।
वो अपनी गलती, अच्छा लॉजिकल बात है भाई, वो अपने ही काम के किए वो को चेक क्यों करेगा? अगर काम करने वाला उसको चेक करने वाला सेम हो तो आराम से फ्रॉड हो जाएगा, आराम से फ्रॉड हो जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? चलें जी, वेरी गुड। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ऑडिट करने वाला एक अलग बंदा होता है, फाइनेंशियल्स को बनाने वाला, अच्छा तुम लोगों ने सीखा है फाइनेंशियल्स बनाती है मैनेजमेंट, उसको ऑडिट करता है ऑडिटर, और फिर ऑडिट करके एक रिपोर्ट इशू करता है जिसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। किसको इशू करता है? शेयर होल्डर को। बताता है कि भाई या तो सब सही है या तो सब सही नहीं है, या तो कुछ मसला है। वो सारे मसले अपनी रिपोर्ट में लिख के देगा। ऐसा है, तुम भी एग्जाम देते हो, टेस्ट कौन लेता है? आई कैप। टेस्ट जाके तुम देते हो कि तुम्हें रिपोर्ट मिलती है ना, नतीजा, तो वो नतीजा ऑडिटर किसको देता है? शेयर होल्डर को। क्योंकि शेयर होल्डर को अपॉइंट करने वाला कौन, ऑडिटर को अपॉइंट करने वाला कौन है? शेयर होल्डर। वो अपॉइंट करता है, वो बोलता है भाई यार देख के बताओ मुझे, क्या मेरे साल, पूरे साल जो ऑडिट हुआ, क्या कंपनी ने सही काम किया या नहीं किया? ये बेसिक था। मैं आपको लेके चलता हूँ आज, पहले इसको हटा दें यहाँ से, मैं आपको लेके चलता हूँ ऑडिट साइकिल पे कि ऑडिट असल में चलता कैसे है। जब मैं ऑडिट की पहली बात करता हूँ ना, बेसिक बात, तो ऑडिट में सबसे पहली चीज आती है क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस प्रोसीजर्स। क्या आता है? क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर्स। अब जरा बात समझेंगे। आप बोलेंगे सर ये क्या बला आ गई? आज मैं आपको खाली ऑडिट की दुनिया घुमाऊंगा, और मेरा टॉपिक ये है तीसरा। आज जो मैं शुरू करूंगा ना वो तीसरी चीज है, पर तीसरी चीज पे जाने के लिए पहले आपको ये साइकिल समझनी पड़ेगी मेरे साथ, बिल्कुल तसल्ली और सुकून से। कुछ लिखो नहीं, तो मैं सब स्लाइड में मिलेगा, तो मैं जो लिखना होगा वो मैं बताऊंगा, और सवालात की मर्जी की प्रैक्टिस होगी। यानी एक एक टॉपिक पे 50-60 सवाल लिखने होंगे हमें, ताकि सवाल देख के मुझे समझ आए कि लिखना क्या है। मल्टीपल सिनेरियोज, ये सिनेरियो तो ये लिखेंगे, ये सिनेरियो तो ये, तो फोकस होकर खाली समझो, पार्टिसिपेट करो आज इधर। भाई जब भी मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जाता हूँ ना, ऑडिट करने से पहले मुझे उसको एक्सेप्ट करना होता है। यानी ये तो वही बात हो गई कि अगर मेरी किसी से शादी होने वाली है तो शादी से पहले उसको देखूंगा ना कि कैसी है, देख दाख के पहले एक्सेप्ट करूंगा या ऐसी रजामंदी दे दूंगा? जो मजबूर होगा वो तो बोल रहा है ऐसे ही दे दूंगा, सही है, कुछ भी नहीं होगा तो यही तो हो जाएगा। सुनो, पर खैर बिल्कुल मेरे केस में ऐसा नहीं है, सही है जी। तो खैर मैंने पहले असेस करना है, सही है। असेस करने में क्या होता है? बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। क्या होती है? बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में फेसबुक चेक कर लेते हैं, सही है जी, इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, स्नैपचैट का एक्सेस होता नहीं है। तो ये बात समझ आ रही है? तो सुनो, खैर ये तो बेसिक एक जबान है तुम्हें समझाने की, ऑडिट। अब देखो सुनो, सीन क्या है, क्यों ऑडिटर को कहा गया कि तुम ऑडिट करने से पहले, क्योंकि देखो ऑडिट तुमने बेसिक बेसिक समझा ना, मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, जिसकी पहली क्लास है वो भी साथ हो जाएगा। क्यों मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने से पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस का चेक चलाऊंगा, ये सिखा रहा हूं। अच्छा, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है पहली बार तुम्हारे पास क्लाइंट आ रहा है। कंटिन्यूअंस का मतलब होता है पिछले साल भी तुम ऑडिटर थे, वापस से तुम करने जा रहे हो, तो तुम्हें देखना है कि मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। कितनी चीजें हो गई? 2 चीजें। वेरी गुड, अब फोकस हो गया, इधर देखना। मैंने कहा भाई जब मैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस पे जाता हूं ना, सबसे पहले वो बोलता है देख लो एथिकल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले देख लो एथिकल रिक्वायरमेंट्स। बहुत ही सुकून और तामुल से इस बात को समझना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑडिट के लिए ऐसे जा सकते हो या यू नीड टू सी एक्सेप्टेंस। आपने सबसे पहले एक्सेप्टेंस देखनी है, क्या मैं इस क्लाइंट को आया ऑडिट करूं या ना करूं। अब तुम में से एक बच्चा बैठा हुआ घर पे सोच रहा है यार ये तो पैसा आ रहा है ना मेरे पास, भाई ऑडिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? फीस। तो जब फीस मिलेगी तो मैं क्यों ना ऑडिट करूं? देखो बेटा, फीस के साथ पे रिस्क भी है कि अगर तुमने किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट किया ना जिसमें मसला था, तो तुम भी गए, तुम्हारा लाइसेंस क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। तो जो इतनी मेहनत करके सीए किया, गई डिग्री, आप फिर ऑडिट नहीं कर सकते। तो सुकून से एक बात समझना मैं क्यों कह रहा हूं। वो बोलता है ये कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस के अंदर सबसे पहले तुम्हें देखनी है कौन सी रिक्वायरमेंट्स। अब जरा सुकून से यहाँ पे होल्ड ऑन होकर एक चीज सीखो, ये कोई टॉपिक नहीं है, मैं ऑडिट साइकिल बता रहा हूँ सिर्फ। मुझे एक प्रपोजल आया कि यार हम हमारी कंपनी का ऑडिट करते हैं। जब मैंने कहा कि यार देखा ये एक्सवाईजी कंपनी है, मेरी बेगम ने 3 दिन पहले मुझे बताया था मैंने एक्सवाईजी कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए, एक्सवाईजी कंपनी में। तो उसने बोला जी मैं तो कोई 65% की मालिक हूँ यहाँ पे। मैंने कहा वेरी गुड यार। अच्छा, मैनेजमेंट आई मेरे पास, बोल ली यार वो शेयर होल्डर ऑडिट कराना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि यार हमारी बेगम वहाँ पे शेयर्स होल्ड करती है, तो मैंने बोला यार देख यार मैं एक्सेप्ट तो कर लूंगा, बट अगर कोई गलती हुई ना तो मैं उसमें गलती नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों?
क्योंकि मैं घर पे नॉर्मल सिचुएशन में नहीं बोल सकता। तो जब ये कोई भंड निकला तो वो बोलेगी भाई तुम्हारी बेगम के ही पैसे फंसे हुए हैं, अगर तुम गलती निकालोगे तो इससे प्रॉफिट हो जाएगा कम। अब लेट्स से मैनेजमेंट ने किया ये जानबूझ के प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक ही नहीं किया, या बुक किया तो जिससे मेरा प्रॉफिट, जिससे मेरी ईपीएस बढ़ गई। तो मुझे एक बात बताओ, ईपीएस बढ़ गई, अकाउंटिंग तो हुई भी, उसको मुझे चेक करना है। अब मैं चेक करने गया, पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उसको इंडिपेंडेंटली चेक करूंगा? आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। मैं तो शुरुआत यहां से की है, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट टू डू ऑडिट। तभी वो सबसे पहले कहता है कि देखो तुम एथिकल हो या नहीं हो। इसको हम कहते हैं कि आपके प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी पे डाउट आएगा, यानी मैं इंटेग्रिटी से काम नहीं करूंगा। उस पर एक थ्रेड आएगा, जिस थ्रेड को मैं नाम कहता हूं बीवी का थ्रेड। जिस थ्रेड को मैं नाम क्या कहता हूं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेड। क्या कहते हैं? धमकी आएगी, या तो तुम घर से जाओगे या तो मैं, दोनों में से, दोनों केसेस में मैं ऑडिट सही से नहीं करूंगा। तो देखो इसको हम अब ऑडिट की जबान में समझे तो वो कहता है यू नीड टू सी वेदर देयर इज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट और नॉट। बात समझ आएगी? तो बातों बातों में सिखाया ना आपको। सबसे पहले क्या देखना है, कोई मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है। कल को तुमने ऑडिट किया और बाद में ये SECP को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता लगा, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को पता लगा कि तुमने ऑडिट किया था व्हाइल होल्डिंग शेयर्स, तो तुम्हारा लाइसेंस गया। बात समझ आ रही है? तो इसलिए फर्म में आज भी जब मैं किसी क्लाइंट पे एज एग्जीक्यूटिव मैनेजर अपॉइंट होता हूं ना, तो मुझसे पूछा जाता है, आप बोलते हैं कि साइन करो, ये अंडरटेकिंग दो। तो अंडरटेकिंग देने से पहले मैं पूछ लेता हूँ घर पे कि भाई कहीं यहाँ वहां तो इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। मैं खुद भी देख लेता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट तो उस कंपनी में नहीं। अच्छा, इसके अलावा कहीं इन्वेस्ट करूँ, कोई मसला है? कोई मसले वाली बात नहीं है। वो कहता है आप और आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, आप और आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। पहले बताओ, बात समझ आई? यानी सर कोई आपको पूछे क्या ऑडिट ऐसे ही शुरू हो जाएगा या पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस होगी? वेरी गुड यार। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के लिए यू नीड टू चेक वेदर यू आर एथिकल और नॉट। अच्छा, इसके सेफगार्ड्स है कुछ। अपनी बेगम को बोलूं शेयर्स बेच दो, अगर वो बेच देती है तो फिर कोई रिस्क नहीं है, फिर आप ऑडिट करें, कोई मसले वाली बात नहीं। पर पहले कहता है एक्सेप्टेंस से पहले आपने ये सारी चुगलियां करनी है, अदरवाइज वो ऑडिट। देखो ऑडिट का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ, रीजनेबली दे रहा हूँ, तो अश्योरेंस तो दे रहा हूँ ना, पर क्या वो अश्योरेंस सही होगी, गलत होगी? गलत होगी, क्योंकि उसमें मेरा अपना पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है जी? असनैन तुम कुछ पूछ रहे थे? तो पूरी टीम जाती है ना बेटा, मैं वहां पे एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ, मेरी चलेगी। मेरी टीम अभी भी अंदर बैठी हुई है। मैंने उसको कितने बजे बुलाया था ऑफिस? सुबह 8 बजे। अभी मेरे कहने पे यहाँ पर आए। जब वो यहाँ से वहां मेरी परमिशन के बगैर नहीं हिल सकते, तो फाइनेंशियल में वो वही करेंगे जो मैं कहूंगा। बात क्लियर है? तो इट्स कॉल्ड रोब। क्लियर है? देखो पार्टनर तो मेरा सीनियर है ना। आपके टीम के हर बंदे को इंडिपेंडेंट होना है, हर बंदे को। समझ लो हर बंदा वजू के बगैर नमाज, तो ये वजू है ऑडिट का। सही है? क्लियर है? इधर चलो जी भाई, क्या ये बात क्लियर है? पक्का? अब इधर सुनो सर, इंडिपेंडेंट होने के लिए कोई मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड है या एक शेयर भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे? देखो यार, ये तो मैं आपको जाके आगे कोड ऑफ एथिक्स में बताऊंगा कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो बहुत मिनिमल सा है, तब कोई मसला नहीं है। क्या हो जाएगा, एक शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हुई तो सही है, तब कोई मसले वाली बात नहीं है। बट आप सिंपल उसको इस सेंस में देखें कि मुझे इंडिपेंडेंट होने के लिए मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आपके आयजा में से ये लिखा हुआ है देयर शुड बी नॉट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। अब वो तरीके के होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो आगे सिखाऊंगा। पर पहले बताओ एक्सेप्टेंस का मतलब समझ आ रहा है? व्हाई वी नीड टू एक्सेप्ट। कोई भी बोले भाई एक्सेप्ट करूंगा, ऑडिट करूंगा, जो कि अलाउड नहीं है। एक और चीज सुनिएगा फोकस के साथ। सबसे पहले पार्टनर डज नॉट हैव एनी शेयर्स ऑफ द क्लाइंट। यहाँ पे मैंने पार्टनर की एग्जांपल इसलिए लिखी है क्योंकि साइन करने वाला कौन होता है? पार्टनर होता है। क्लियर है? हाँ, अरे बेटा तो फिर डिबेंचर है भी, तो फिर उसका रिटर्न भी तो उसी कंपनी से आएगा ना। कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, सही है? बिल्कुल सुकून से भी सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात चल रही है इधर। दूसरी चीज, हमने ये कहा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरी बेगम वहां पे CFO है। हमारी बेगम उस कंपनी की क्या है? CFO है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है मेरा। पर्सनल रिलेशनशिप,
वो कहता ये है कि आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप क्लाइंट पे ऐसी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेड करता हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने गलती निकाल भी ली, मैं तो मैनेजर हूं ना, मैंने गलती निकाल भी ली और मैं मैनेजमेंट को जाके बोलूंगा, मैनेजमेंट में कौन बैठी हुई है, हमारी बेगम, मैं बोल रहा हूँ यार ये गलती सही करो, बोले कि निकल यहाँ से। मैं कहा प्लीज सही कर लो, बोलिए आना नहीं आना घर पे, मैंने कहा अच्छा नहीं करो, निकल गया मैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे खुद एक बात बताओ, क्या उसका एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा मुझ पे? तो सर वो कहता है कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि आपका जब इमीडिएट फैमिली मेंबर होता है ना, तो आपके पर्सनल ताल्लुकात की वजह से आप उनकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहता है वो, यू विल बी सो इंक्लाइन टूवर्ड्स योर इमीडिएट फैमिली मेंबर दैट योर ऑब्जेक्टिविटी विल बी इम्पेयर्ड। सही एग्जाम में लिखना होगा ऐसे ही लिखना होगा, पर मैं डीट बना दूंगा याद करा कर आगे। वो क्या कह रहा है, यू विल बी इंक्लाइन टूवर्ड्स योर, इंक्लाइन मतलब उसकी तरफ हो जाओगे, सो दैट योर सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी विल बी, यानी आपकी सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी यानी आपका दिमाग चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि आप सोच समझ के फैसले नहीं लोगे। ये सारी अंग्रेजी हमें लिखनी है, सीखनी है ड्राफ्टिंग में। अब पहले हमें क्या समझनी है, लॉजिक्स, कि अगर वो मुझे इंडिपेंडेंट होने को कहता है तो क्यों कहता है। अच्छा भाई सर हम क्या करते हैं फिर, डिस्क्लोज करते हैं ये और नहीं करते। अच्छा देखो अब एक ये अलग कहानी कि अगर मुझे कोई इंटरेस्ट पता लगा, चलो तो मैं एक चीज भी सिखाता हूँ, इसके सेफगार्ड्स होते हैं। लेट से मुझे पता है कि मैं एंगेजमेंट मैनेजर हूँ, हमारी वाइफ वहां पे सीएफओ है, मैं पार्टनर को जाके बताऊंगा भाई हमारी बेगम वहां पे सीएफओ है, मैं ऑडिट नहीं कर सकता, तो वो मुझको रिप्लेस करके किसी और मैनेजर को ले आएंगे। अच्छा अगर पार्टनर की बेगम है तो फिर पार्टनर क्या होगा, रिप्लेस होगा, तो दूसरा पार्टनर आ जाएगा। तो कोई सेफगार्ड, पर अभी क्या हम सेफगार्ड की तरफ जा रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं एक्सेप्टेंस क्यों होती है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, अलग से तुम्हारी ग्रिड है, वो पूरा उसमें सीखेंगे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिफोर ऑडिट वी नीड टू डू क्लाइंट एक्सेप्टेंस। क्या करते हैं हम, क्लाइंट एक्सेप्टेंस। ऑनलाइन वालों तुम सब पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है, पक्की बात है। चलिए ये मैं आपको दूसरी एग्जांपल दिखा दूं, पार्टनर डज नॉट हैव एनी रिलेटिव्स इन क्लाइंट, वरना ये हालत होगी। चलिए जी यहां तक कोई मसला। मैंने जैसे ही पहला चेक चलाया मुझे पता लग गया मैं एथिकली सही हूं, मैं एथिकली सही हूं। दूसरी चीज आती है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लाइंट। आपके पास जो क्लाइंट आया ना, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो जरदारी की फैमिली से हैं। वो किस फैमिली से हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको भी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की एग्जांपल दी थी, आप बोलेंगे सर मैं तो ऑडिट करने जा रहा हूँ ना, वो भाई आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि कैसा फ्रॉड हुआ है, फेक इनवॉइसेस होंगी, बैंक से पैसा जाता हुआ भी दिखेगा, बट वो जा भी रहा होगा उसके अपने रिलेटिव के अकाउंट में। तो सर दैट मीन्स कि क्या ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट करना मेरे लिए ज्यादा रिस्की नहीं है? तो क्या मैं ऑडिट करूंगा या कटा दूंगा? सर कटा दूंगा, क्यों 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 क्यों? क्योंकि क्या है, रिस्क है। भाई मुझे एक बात बताओ, आपका कोड ऑफ एथिक्स आपको कहता है कि आपको अपने आप को कैसी किसी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट नहीं करना जो आपके नाम को, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नाम को क्या करे, खराब करे। तो वो कहता ही है कि जब आपको आज ही पता है कि जिस क्लाइंट को मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ वो ऑडिट करने के लायक नहीं है, तो आप एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हो जब आपको पता है आखिर में आपको ओपिनियन ही खराब देना है। तो उसको एक्सेप्ट करने की कोई नीड नहीं है, उस पर थ्रेड अलग आएंगे, घर से उठा लिए अलग जाओगे। तो उस केस के अंदर वो आपको कहता है कि पहले सबसे पहले क्या करो, उसके अंदर आप देख लें कहीं नैब का केस तो नहीं है। ऐसे तो पब्लिश होती है ना रिपोर्ट्स कि भाई इस कंपनी में नैब का केस चल रहा है, तो क्या तुम उसका ऑडिट एक्सेप्ट करने की जरूरत करोगे? ईवाई तो स्पेसिफिकली मना कर देता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने क्लाइंट एक्सेप्ट करना होता है ना, तो मैं ईवाई के ग्लोबल पोर्टल पे पहले अप्लाई करता हूँ कि ये क्लाइंट आया है, वहां पे पूरी टीम बैठी हुई है, वो तो अपनी कहाँ से न्यूज निकाल के लाती है, वो बोलती है भाई ये क्यों हुआ था केस, फिर उसको जस्टिफाई करना होता है, भाई ये टैक्स का केस था, छोटा सा मामला था, रिजॉल्व हो गया, फिर उनको जस्टिफाई करते हैं, तो फिर अप्रूवल आती है कि आप इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना काफी है या क्लाइंट का अच्छा होना भी लाजमी है? वेरी गुड, यानी इससे क्लाइंट एक्सेप्ट अभी नहीं हुआ, पहला चेक हो गया। दूसरा चेक क्या है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। तो वो कहता ये है कि यू नीड टू सी कि डायरेक्टर्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन फ्रॉड, या कोई कहीं नैब या एफबीआई का केस तो नहीं चल रहा, और एफबीआई का कोई मामूली सा केस है और वो रिजॉल्वेबल है और जनरली लोगों के पर्डे होते रहते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई मैंने कहा कि सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स हो गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, जो लिखना है वो बताऊंगा। अभी चैप्टर ये तीसरा वाला पॉइंट आएगा ना, वहां पे आएगा, सुनना। मैंने सर
एथिकली भी देख लिया मैं सही हूँ, कोई मेरा रिलेशन नहीं पर्सनल, वहां पे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं, मैंने बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी सब पप्पू है, अब ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, हाँ या नहीं? नहीं। क्या थर्ड चेक बाकी है? क्या हो सकता है वो थर्ड चेक? नहीं, थर्ड चेक ये नहीं है। थर्ड चेक ये है कि तुम देखो तुम इस काबिल हो कि इस कंपनी का ऑडिट कर पाओ, नहीं हो ना? नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स। मैं तुम्हें इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूँ, समझना। तो मैं अभी रिसेंटली हुआ है, मेरे पास इंश्योरेंस ग्रुप है पूरे ईवाई के, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी से, ईएफयू हो गया, सही है जी, और हमारे पास जुबली तो क्या है, उसके पास है, एएफएफ के पास है, ईएफयू हो गया, मेरे पास ईएफयू ग्रुप है, ईएफयू लाइफ, ईएफयू जनरल, ईएफयू हेल्थ, सब मैं देखता हूँ, सही जी, प्रीमियर इंश्योरेंस हो गया, यूबीएल इंश्योरेंस हो गया, सब मैं देखता हूँ। समझने की बात यह है कि मुझे ये देखने के लिए मेरे पार्टनर और मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, किस चीज की? इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इंश्योरेंस पता ही नहीं है तो उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता है ये भी मुझे नहीं पता। मेरे पास अगर स्टाफ ही नहीं है, अच्छा ईएफयू की लेट से 200 ब्रांचेस हैं और मेरी फर्म में सिर्फ 3 बंदे हैं, तो क्या तुम 3 बंदों से ईएफयू पूरा ऑडिट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते सर? आप स्किल्स की बात नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंस, यानी आपके पास लोग ही नहीं है, आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा पहली चीज देखोगे अपनी नॉलेज, क्या नॉलेज होना काफी है? सर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। देखो मेरे पास नॉलेज है, मैंने बुकिश नॉलेज पढ़ी हुई है, पर अगर मैंने प्रीवियसली कभी इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट नहीं किया, या मैं कभी ऐसी ट्रेनिंग्स में गया ही नहीं जिससे मुझे इंश्योरेंस का पता लगे, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट करने के लायक नहीं हूँ। वो कहता है पहले अपने आप को भी देख लो, एथिकल थे, बैकग्राउंड सही है, फिर देखो क्या तुम्हारे पास एडिक्वेट नॉलेज, स्किल और स्टाफ है या नहीं है। जब होगा तो तब तुम क्लाइंट को एक्सेप्ट करने की रजामंदी देते हो। कितनी चीज है क्लाइंट एक्सेप्टेंस में? 3, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा सीए फाइनल में एक बार क्या हुआ, बच्चे, अगर हम शर्म तैयारी करेंगे तो उसने बोल दिया कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर द प्रोसीजर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट। बच्चा बोल रहा है यार ये क्या होता है क्लाइंट एक्सेप्ट? तो बच्चे को नहीं पता होता ना कि भाई शुरू में मैनेजर क्या कर रहा होता है, भाई मैनेजर ये भी कर रहा होता है, मैनेजर वो भी देख रहा होता है, मैनेजर ये भी देख रहा होता है। आपको पता है जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, पहले मैं बंदों के नाम लिखता हूँ, उनकी क्वालिफिकेशन लिखता हूँ, उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखता हूँ। जब मुझे लगता है ना ये एडिक्वेट स्टाफ है मेरे पास, तो पार्टनर को प्रेजेंट करता हूँ कि सर यही स्टाफ है, हम कर सकते हैं ऑडिट। फिर पार्टनर बोलता है गो अहेड, अब आप जा सकते हैं। पर वो चीज कब देखूंगा? सबसे पहले, सबसे आखिर में। अगर आप वो चेक करके बैठ गए, आपको पता है भाई आप एथिकली नहीं हो, सही है, तो फजूल है, तो आपने लाइन से चलना है। क्लियर है? अच्छा वंस मैंने ये देख लिया कि भाई ऑडिटर हैज सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री इन विच क्लाइंट ऑपरेट्स, ऑडिटर हैज नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म दी ऑडिट, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब मेरे ख्याल से क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया, हमने कुछ भी नहीं लिखना, अभी से समझ रहे हो। मैंने कहा आज के बाद तुमसे कोई पूछे क्या ऑडिट ऐसे ही हो सकता है या पहले तुम्हें क्लाइंट एक्सेप्टेंस करनी है? अच्छा अब एक बच्चा ये भी तो सोचे कि सर एक बार क्लाइंट एक्सेप्टेंस हो गया तो क्या अगले साल फिर कंटिन्यूस का सोचूंगा? यस। ऐसा हो सकता है कि एक साल तुमने शेयर्स नहीं खरीदे हुए, अगले साल खरीद लिया हो, तो फिर आपने यही चेक वापस चलाना है। क्या ऐसा हो सकता है एक साल में कोई फ्रॉड वगैरह के केसेस नहीं हो, दूसरे साल आ जाए? अच्छा क्या ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे पास स्टाफ अवेलेबल हो वो रिजाइन करके चला जाए? तो सर फिर वो यही कहता है भाई इंसानों की तरह क्लाइंट कंटिन्यू करने से पहले भी चेक कर लेना कि क्या तुम इस क्लाइंट को वापस से करने के लायक हो या नहीं हो। पहले बताओ यहाँ तक कोई मसला? ऑनलाइन वालों प्लीज जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई मसला? टॉपिक शुरू नहीं हुआ, ऑडिट साइकिल सिखा रहा हूं अभी, जल्दी से बताओ। क्लियर है? वेरी गुड जी। हाँ जी पूछो। नॉलेज कहाँ से लाओगे टेली कम्युनिकेशन के लिए? सिग्नल्स होते हैं तो तार को पकड़ के थोड़ी ना ऑडिट करना चाहिए। सुनो, एक बच्चे ने बोला, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे रिकॉर्ड होता है उनका रेवेन्यू। सुनो IFRS 15 में पढ़ोगे मेरे साथ, उनका रेवेन्यू ऐसे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि मैंने मोबलिंग का ऑडिट करता हूँ मैं। सुनो मोबलिंग के ऑडिट में होता क्या है, मोबलिंग के ऑडिट में होता ये है कि भाई आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की स्ट्रीम्स होती हैं, क्योंकि मुझे नॉलेज है। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की स्ट्रीम क्या है? एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। एक होता है प्रीपेड, पोस्टपेड। प्रीपेड में क्या होता है, आप पहले खरीद लेते हो, वो टेलीकॉम कंपनीज का अनअर्न्ड है,
वो टेलीकॉम कंपनीज का क्या है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अभी ऑडिट नहीं सिखा रहा, अभी मैं सिर्फ साइकिल सिखा रहा हूँ। सही है, तुम्हारी नॉलेज क्लियर करने के लिए। मुझे पता है कि भाई एक बेसिक अकाउंटिंग का असूल है कि जब मैंने एडवांस पैसे दिए तो मेरा प्रीपेड है, उसका अनअर्न्ड है। मैं जैसे जैसे कॉल यूज करूंगा वो वैसे वैसे अपना क्या बुक करेगा, रेवेन्यू। तो उसका सिस्टम इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि एक बंदा कॉल जब करता है तो उसका जब उसका टाइम कंज्यूम होता है, उसके पैसे कंज्यूम होते हैं, तो साइमल्टेनियसली वहां पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर द, अब लेट से सुपर कार्ड है, लेट से सुपर कार्ड है, मुझे अब सुनो, ये भी लोगों को नहीं पता होता। सुपर कार्ड एक बार किसी ने खरीद लिया ना, अब मेरी आगे कोई बल्ली नहीं है, मैं उसका रेवेन्यू 10 बुक कर लेता हूँ पॉइंट इन टाइम पे, एक वक्त पे, क्योंकि मैंने एक बार अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कर दी, अब काम उसका है। ये नॉलेज है। खंबे पे थोड़ी ना खड़ा होना है कि भाई सिंगल फॉर वहां भाई का ऑडिटर का काम नहीं। ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिट करना। देखो अभी तुम्हें सिखाता हूँ, सुनो, अभी तुम्हें मजा भी आएगा, आगे पहला चैप्टर शुरू होगा ना। ऑडिटर का काम ये है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है वो किस बिना पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसका तरीका कार क्या है, कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं। तो मैं अगर तुम्हें मोबलिंग की एग्जांपल दूं तो क्या मोबलिंग सिर्फ प्रीपेड रिकॉर्ड करता है या सुपर कार्ड्स भी, फिर बंडल्स होते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो सब तमीज और नॉलेज होनी चाहिए मेरे पास, वो गेन हो जाती है। क्लियर है, बिल्कुल हो जाती है, तो हम कैसे बता देते थे वो। सही है इधर, चलो जी। अब बहुत फोकस होकर सुनिएगा। मैंने कहा ये हम कहाँ रीड करेंगे, एथिक्स के चैप्टर में, जो कि ग्रेड ही अलग से, दुनिया इधर की उधर हो जाए, एथिक्स का 15 नंबर का सवाल आता है, वो अलग ग्रेड है, उस पर खतरनाक ग्रेड होगी हमारी, इसको हम आगे लेके चलते हैं। ये सिर्फ व्यू था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली अपने चैप्टर से शुरू करवाता ना, तुम्हारी कभी लिंकेज नहीं बनती, और ये मेरा प्रॉमिस है। जिस तरीके से ऑडिट होता है ना, मैं तुम्हें उस तरीके से लेके चलूंगा। पहले ये करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, ताकि सीक्वेंस समझ जाए कि प्रैक्टिकली क्या करते हैं। आगे लेके चलता हूं उसको। मैंने ये कहा सर क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस हो गई, जल्दी से मुझे बताओ क्या आप ऑडिट कर सकते हैं, यस और नो। नो सर, नहीं। एंगेजमेंट लेटर, मुझे एक बात बताओ, प्लीज सुनिएगा, बहुत सुकून से समझिएगा। आपको आयजा ये कहता है कि जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं तो क्या उससे एग्रीमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसका नाम एंगेजमेंट लेटर क्यों है। हम ऑडिट को एक एंगेजमेंट कहते हैं, एक टास्क, उस टास्क को ऑडिट की जबान में एंगेजमेंट कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। क्या कहते हैं, तो उसके लिए अगर कोई लेटर बनेगा तो उसको हम कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। साथ साथ मैं कह रहा हूं ऑडिट एक टास्क है ना, जो मुझे क्या करना है, परफॉर्म करना है, पर मैं कह रहा हूं उस टास्क को ऑडिट की जबान में क्या कहा जाता है, एंगेजमेंट कहा जाता है। तो मैं कहता हूं कि भाई उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ लिखत पढ़त नहीं होगी। अब जरा बात समझे, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। नेशनल बैंक का ऑडिट कर रहा था मैंने अपनी टीम के 4 बच्चे आजाद जम्मू एंड कश्मीर भिजवाए, क्योंकि वहां पे भी ब्रांचेस हैं उनकी। यहाँ से वो धक्के खाते हुए गए, धक्के क्या जहाज में गए थे बंगी, वहां से उतरे तो मुजफ्फराबाद गया, मुजफ्फराबाद में जाके ब्रांच के बाहर खड़े हो गए। अच्छा, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अब तक हमने एंगेजमेंट लेटर साइन, मेरी सीएफओ से बात हो गई थी, पार्टनर की डायरेक्टर से बात हो गई थी, हम एग्रीड थे। अच्छा, जब वो ब्रांच के अंदर घुसे ना, पहले तो गार्ड ने नहीं घुसने दिया, क्योंकि बैग वैग लेके गए हुए थे ना। मैंने बोला भाई बैग तो पहले होटल में रखो, ये क्या तुम लोग क्या मतलब क्या बारात वारात में जा रहे थे। चले गए, उन्होंने बोला भाई यही होता है कि हम तो चले गए काम करने के लिए, बस जल्दी जल्दी करना होता है ना ऑडिट, पूरे साल के अकाउंट को आपको 1 या 2 महीने में वेरीफाई करना है, तो टाइम क्या होता है मेरे पास, तभी तो कौन सी एश्योरेंस होती है, रीजनेबल एश्योरेंस। टाइम कम होता है तो मैं टाइम कम होता है तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, रीजनेबल है, वो बिलो एब्सोल्यूट होती है। ऐसा ही है। चलो आगे, हुआ क्या, वो पहुंच गया वहां पे, वहां का ब्रांच मैनेजर को बोलता है, मेरा जॉब इंचार्ज है, कि सर वी आर हेयर टू ऑडिट, और आप मुझे ना ये एडवांसेस का डेटा देते हैं, आप मुझे बताएं आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिसने आपसे लोन लिया हुआ है यहाँ पे मुजफ्फराबाद में। उसने गार्ड को बुलाया, निकालो इन चारों को बाहर। चले गए होटल, मेरे को बोल रहा यार सर देखें ये तो इन लोगों ने हमें निकाल दिया, बेइज्जती हो गई। मैंने कहा भाई मुझे बात बता, तेरे को बोला किसने था ब्रांच में जाने को। बोला सर आपने तो प्लानिंग करके दी थी, ये ब्रांच ऑडिट करनी है, मैंने ये तो नहीं कहा था कब करनी है। मैंने कहा था तुम्हें 1 दिन दिया था घूमते, तुम लोग मुंह उठा के सुबह सुबह ब्रांच पहुंच गए। अच्छा, मसला क्या हुआ, उसने क्यों जलील करके निकाला, देखो लेटर साइन नहीं हुआ था। वो जब जाता ना, भाई पुलिस भी अरेस्ट करने जाती है तो वारंट होता है ना, तो ये एंगेजमेंट लेटर इज माय वारंट।
एंगेजमेंट लेटर में मैं कुछ चीजें बताता हूँ कि तुम हो जो फाइनेंशियल बनाओगे, तुम हो जो मुझे डेटा प्रोवाइड करोगे, इस IFRS के हिसाब से बनाओगे, और मेरा काम है ऑडिट करना। कितनी चीजें लिखूंगा उसमें? 3। पहली, तुम फाइनेंशियल्स बनाओगे। उसको क्यों कह रहा हूं तुम बनाओगे? मेरा काम थोड़ी ना है। अच्छा, अगर मैं ही बनाऊं तो इंडिपेंडेंट नहीं हूंगा मैं। इंडिपेंडेंट शुरुआत यहां से की थी सर, मैं नहीं बना सकता भाई, खुद के काम को कैसे चेक करूंगा? अच्छा, फाइनेंशियल्स वो बनाएगा, पर किस बिना पे बनाएगा? IFRS के हिसाब से। ये भी लिखूंगा, पता चले अपनी अकाउंटिंग करके बैठा हुआ है, पता चले। अब जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सुनना मेरी बात, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या तो आप सारी की सारी फेयर वैल्यू रखते हो, अनलेस के कोई एक एक्सेप्शन है। सही जी, सुनिएगा। उसने क्या किया, अपनी मर्जी से कुछ फेयर वैल्यू पे, लेकिन कुछ कॉस्ट पे। जिसपे फायदा है वो फेयर वैल्यू पे, जिसपे नुकसान है कॉस्ट पे। IFRS 9 तुमने किया है मेरे साथ, फायदा हो रहा तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL में, नुकसान हो रहा तो OCI। अच्छा, भाई ने काम ये कर दिया अच्छा, जब मैंने उसको पूछा भाई ये अकाउंटिंग क्यों की हुई है, उसने बोला मेरी मर्जी, मैंने की हुई है। तो मैं उसको बोलूंगा भाई IFRS के हिसाब से करनी होती है, तो वो क्या बोलेगा, कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं उसको क्या बोलूंगा, यहाँ लिखा हुआ है, एंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ है तुझे FS बनाने IFRS के तहत, तो पहले एग्री करवा लो। ऐसे नहीं बाद में मुकर जाए भाई, वरना तो मैं उसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा ना। मैं बोलूंगा भाई किस किस बिना पे कह रहा है, वो भी मुझे सही कहेगा, दलील भी करेगा, भाई तुम किस बिना पे कह रहे हो इस पे बनाने थे। मैं बोलूंगा इस बिना पे कह रहा हूँ कि इस पे बनाने थे, क्योंकि सबको ये एक्सेप्टेबल है। बात क्लियर है? अच्छा भाई, हम आए एंगेजमेंट लेटर के अंदर। एंगेजमेंट लेटर के अंदर मैंने क्या कहा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यहाँ पे IFRS। अच्छा भाई, एग्जाम्पल IFRS। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का काम है ऑडिट करना, हाँ, रीजनेबल एश्योरेंस देना पर ऑडिट करने के बाद। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू दी, बाकी भी आती हैं, पर अभी तुम बच्चे हो ना, तो अभी मैंने सिर्फ वो रखी है जो तुम्हें समझ आए। यहां तक कोई मसला? अच्छा, चलो अब तुम बताओगे, घबराए बगैर। ऑडिट ऐसे ही शुरू हो सकता है या पहले एक्सेप्टेंस? चलो एक्सेप्टेंस हो गई, ऑडिट करूं? अच्छा, आप तुम्हें देखो मकसद समझ आ रहा है कि चलती कैसे दुनिया। अब मैंने बोला एंगेजमेंट लेटर क्यों लाजमी है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, जो जो प्रैक्टिकली हुआ है ना, मैं तो खुद इससे गुजरा हूँ ना, दलील तो हम भी हुए हैं, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। सुनो, हुआ क्या, मैंने क्लाइंट से डेटा मांगने गया, क्लाइंट से, उसने बोला जा नहीं देता डेटा। मैंने बोला भाई मुझे ये जो तुम्हारा PP रिकॉर्ड हुआ है, डेप्रिसिएशन का ब्रेकअप तो दो, कि इसमें कितने एसेट्स हैं। भाई एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। भाई मैंने कहा 1000 एसेट्स है तुम्हारे पास, मुझे डेटा तो मुझे इसको रिकैलकुलेट करना है। बोला नहीं देता, जा। बोला कहाँ लिखा हुआ है? मैं इसको बोलूंगा भाई आपको मैंने लिखवाया था, आपके CFO ने साइन किया हुआ है कि मैं जो चीज मांगूंगा, मतलब जो चीज का मतलब है डेटा, सही है जी, वो आपने देनी है। सही है जी, तो ऐसा नहीं है भाई। मैंने कहा अच्छा, वो कहता है क्या, उसमें लिखते क्या? उसमें लिखते हैं एनीथिंग विच ऑडिटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, या जिससे भी मुझे इंक्वायरी करनी होगी मुझे अलाउड होगा। तो ये हम पहले कहाँ लिखवा लेते हैं? एंगेजमेंट लेटर में। तो क्या हम मानते हैं लाजमी है, इसके बगैर ऑडिट नहीं हो सकता? चलें, अब मुझे बात समझ आती है। ये कहाँ रीड करेंगे? मैंने ओवरव्यू इसलिए देना लाजमी समझा, वरना कनेक्ट नहीं हो पाते। अच्छा, अब क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया, साइन हो गया, अब कर सकते हैं ऑडिट? नहीं, अब तो सोचो, कर सकते हैं? ऑनेस्टली कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं ऑडिट। क्या कर सकते हैं? ऑडिट कर सकते हैं। अब पहला चैप्टर शुरू होने वाला है हमारा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक को और मजेदार बनाएंगे मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ। आपने बने रहना है 100% अटेंशन के साथ। सही है जी, बिस्मिल्लाह कर रहा हूं पहले टॉपिक की। अब मैं कह रहा हूं ऑडिट शुरू कर सकता हूं, बट मैं ऑडिट शुरू करने से पहले एक स्टेप पीछे आ रहा हूं। अब मैं एंटिटी के अंदर पहुंच गया, इससे पहले क्यों नहीं जा सकता था? एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं हुआ था। अच्छा, जैसे ही मैं एंटिटी के अंदर पहुंचा ना, तो अब मुझे एक काम करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है। ऑनेस्टली बताओ, अल्लाह की कसम खा के, कितने लोगों को ये वाली बात नहीं समझ आई कि रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करूंगा? ऑनेस्ट सबको नहीं भाई, क्या सारे हाथ उठाओ, किसी को नहीं समझ आई होगी कि रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करूंगा। ये क्या चुपचाप बैठे हुए हो? ऑनलाइन वालों ऐसा ही है ना, कि ये नहीं समझ आता कि रिस्क आइडेंटिफाई, क्योंकि मैं जो बोलूंगा उसको मैं प्रूफ करूंगा ऑडिट के अंदर।
मुझे एक बात बताओ, मुझे ये भी समझ आता है एक्सेप्टेंस क्यों होती है, वाई का जवाब दिया। मैंने एंगेजमेंट लेटर क्यों साइन होता है, वाई का जवाब दिया। मैं तीसरी चीज कह रहा हूं, मेरे लिए इस बात को समझो, मैं अभी भी ऑडिट नहीं कर सकता जब तक मैं क्या आइडेंटिफाई कर लूं, रिस्क। अब मैं इस वाई का जवाब देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, ऑडिट अभी भी पहले क्या करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है। आओ देखते हैं क्यों। पहला चैप्टर शुरू होने वाला है, लिखने का जब बोलूंगा तब लिखना आप। इधर क्लाइंट एक्सेप्टेंस में रिस्क था, क्लाइंट के एक्सेप्ट होने का। अब मैं देखूंगा ऑडिट रिस्क, वो वाई का जवाब अभी दे रहा हूं। सही है जी, बहुत सुकून से रहना है आपने, खाली ये देखो बस वाई। मैंने कहा वाई का जवाब दे रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं अभी ऑडिट नहीं कर रहा। पहले ऑडिट क्यों नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर ऑडिट क्यों नहीं किया, एंगेजमेंट लेटर। अब ऑडिट क्यों नहीं कर रहा, रिस्क। अच्छा, जब मैं ये बता दूंगा कि रिस्क आइडेंटिफाई क्यों करते हैं तो समझ आ जाएगा कि मैं क्यों ऑडिट करने से पहले क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूं, रिस्क। इसके लिए कहानी है, फोकस होकर इधर देखिएगा। अच्छा भाई, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मैंने उस बंदी का नाम हटा दिया, हमारी बहन थी छोटी आयशा, नाम भी ले लिया। चलो, मैंने वो बोल ली थी सर आप हर क्लास में मेरी एग्जांपल देते हैं, तो मैंने गलती से नाम ले लिया, बट है तुम हो ये। सही है जी। इधर खैर, ये आई थी मेरे पास, मैंने इनको एक क्लाइंट पे पोस्ट किया था जो एक टेक्सटाइल कंपनी थी। टेक्सटाइल कंपनी का मतलब ये है कि वो टॉवल्स बनाती थी और एक्सपोर्ट करती थी। टॉवल बनाती थी, एक्सपोर्ट करती थी। बहुत कुछ भी नहीं लिखना, तुम खाली यार सुनो मेरी बात। ऑडिट इतना मजे का, तुम खाली सुनो इसको, लॉजिक के साथ चलना है। इधर ये कंपनी थी। अच्छा, हुआ क्या, इसने मुझे बोला कि सर मैं इतनी जुनूनी हूं ना ऑडिट में, आपकी सोच, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हुआ तो वाकई बाद में वही हुआ, दिमाग ही खराब हुआ। सर तो एंगेजमेंट साइन करने के बाद रिस्क ज्यादा होने की वजह से विड्रॉ कर लेंगे, जानी पहले अंदर जाने तो दो प्लीज, क्लाइंट के पास जाने दो, अभी सुकून से रहो। देखो विड्रॉ तो बहुत दूर की बात है, अभी मैंने ऑडिट शुरू किया है। भाई मैं तो कह रहा हूं अभी ऑडिट शुरू ही नहीं हुआ। पहले एक्सेप्टेंस की वजह से नहीं हुआ, फिर साइन होने की वजह से नहीं हुआ, अब मैं कह रहा हूं कि पहले रिस्क देखेंगे। मैंने वाई का जवाब दे दिया, सारे क्वेश्चन खुद ही आंसर हो जाएंगे। देखो यार, मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे शुरू जाता, पर टॉपिक से पहले मुझे वाई का जवाब देना है। बहुत सुकून से रहो, खाली देखो। मैंने इनको कहा यार बहन तुम सेल्स वेरीफाई कर लोगी, इन्होंने बोला सर सेल्स वेरीफाई करने में क्या है, पिछले साल की सेल 432,000 की है, इस साल की सेल कितनी है, 648,000 की है। मैंने कहा चलो सही है, जाओ, तुम्हें दिया मौका, तुम जाओ सेल्स को वेरीफाई करके आओ। उसने बोला सही है सर। अब बात समझिएगा, मैडम ने कहा, ये गई क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने इसको कितनी इनवॉइसेस दी। अच्छा, इसमें इतनी सी भी बात नहीं समझ आया ना, मुझे रोक के पूछना, क्योंकि अब मैं ऑडिट की दुनिया में लेके आ रहा हूं। तो मैं ऑडिट शुरू नहीं हुआ, रिस्क असेस करना है। पर इन्होंने क्या किया, ऑडिट शुरू कर लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्क असेस नहीं किया। पर मैं बता रहा हूं इन्होंने ऑडिट कैसे किया। ये गई क्लाइंट के पास। अच्छा, इन्होंने कहा लास्ट ईयर तो ऑडिट हो चुका है ना, ये हो चुका है ऑडिट। इन बहन ने मुझे ये कहा कि सर मैं तो करंट ईयर पे ऑडिट करूंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हैं, आप जाके करें। वो 2022 की कौन सी फिगर को वेरीफाई करने गई है, 648,000 की। जरा फोकस होकर देखिएगा, 648 की, वैसे ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है आगे। ये क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट ने इसको कितनी इनवॉइसेस चिपकाई, यानी एक महीने में एक महीने में एक महीने में एक। अच्छा, मैडम इंस्पेक्टेड 12 इनवॉइसेस ऑफ $300 ईच पर मंथ। यानी इस क्लाइंट को देख के मुझे समझ आ रहा है, बहुत सुकून और तामुल से देखना तुम, इस क्लाइंट को देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये क्लाइंट अपने कस्टमर को $300 का माल बेचता है हर महीने। नहीं, ये बात समझ, ये क्लाइंट हर महीने अपने कस्टमर को बाहर, पाकिस्तान के बाहर $300 का माल बेचता है हर महीने, ऐसा ही है। तो इसने 312 से क्या हो गया, 312 से क्या, यानी इसने $3600 को वेरीफाई किया है, ऐसा ही है। एंड इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्सचेंज रेट ऑफ 180। अच्छा भाई, जरा प्लीज कैलकुलेटर निकालें अगर आपके पास हो, तो आज के बाद आपने ऑडिट की क्लास में कैलकुलेटर रखना है। 648 बनता है। अच्छा भाई, इनके पास एविडेंस है, सबूत है। इनके पास क्या है, सबूत है। यार बहुत सुकून से समझना, भी मैं कनेक्ट करूंगा रिस्क से इसको। ऑडिट ना सिर्फ सबूत गैदर करने से कहीं ऊपर की चीज है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा आप, क्योंकि ऑडिट की दुनिया अब चेंज हो चुकी है, ऑटोमेशन पे जा चुकी है, रिस्क असेसमेंट है, तो रिस्क बदल चुके हैं, चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं, तो वो सीखेंगे। तो देखना फोकस के साथ प्लीज। इन्होंने क्या किया, $3600 को 180 से मल्टीप्लाई किया। इन्होंने बोला सर मैं आपको रिव्यू करवाने आई हूं, आप रिव्यू कर लें। मैंने कहा चले जी। शी थॉट दैट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन
भाई वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट ने कितनी इनवॉइसेस दी? 12। एक इनवॉइस पे कितना लिखा हुआ था? $300। इन्हें मल्टीप्लाई किया किससे? क्योंकि ये तो इनको तो डॉलर जो मिलेंगे ये कन्वर्ट करके पीकेआर लेके आएंगी। तो इन्होंने कहा सर मेरी सेल्स हो चुकी है वेरीफाइड 648,000 आए जी। हमने कहा कि सर अब रिव्यू का काम शुरू हो गया। इधर देखिएगा प्लीज फोकस के साथ। मैंने कहा सो यू हैव वेरीफाइड 12 इनवॉइसेस मींस 1 इनवॉइस फॉर ईच मंथ। तो इनका जवाब देखिए, यस 14 में चल रही थी ये उस टाइम भी चलेगी। मैंने कहा सही है। मैंने इनको कहा ओ बट द एक्सपोर्ट वाज बैंड फॉर 2 months इन अप्रैल एंड मई। बात समझें, मैंने इनको ये कहा कि मेरी बहन तुम 12 इनवॉइसेस तो देख के आई हो जिसमें अप्रैल और मई भी आ रहा है, उस वक्त तो एक्सपोर्ट बैन थी, तो तुमने वेरीफाई कैसे कर लिया? पहली बात, तुमने वेरीफाई कैसे कर लिया? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जरा फोकस होकर सुनना इधर मेरी बात। मैंने इन बहन से एक बात कही, मैंने कहा तुम वेरीफाई करके आ गई, वेरी गुड, ताली आपके लिए। पर आप जो 12 इनवॉइसेस वेरीफाई करके आई हैं उसमें से 2 इनवॉइसेस तो बनती ही नहीं है, क्योंकि 2 महीने तो एक्सपोर्ट क्या थी? बैन थी। जब 2 महीने एक्सपोर्ट बैन थी तो आपका वेरिफिकेशन करना बनता ही नहीं था। ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए था। ये तो आपको रिस्क आइडेंटिफाई पहले ही होना चाहिए था कि यहाँ मसला हो सकता है, यहाँ मसला हो सकता है। अभी देखो मैं आहिस्ता आहिस्ता कहानी को कनेक्ट करूंगा टॉपिक से कि वो क्यों कहता है ऑडिट करने से पहले रिस्क देख लो, फिर तुम मेरी थिंकिंग पैटर्न पे आ जाओगे। पहले बताओ इस मैडम का मसला समझ आया? क्या गलती की इसने? रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया। मैंने ये नहीं सिखाया कि रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होता है, वो मेरा काम है, मैं भी आपको सिखाऊंगा, वो दिमाग में चिपक भी जाएगा। तो पहले ऑनलाइन वालों तुम सब बताओ इनकी गलती क्या है? रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया। भाई मैं तो क्लाइंट पे गया भी नहीं, मैं तो मैनेजर हूं, मैं तो फॉर्म में बैठा हुआ था। मैंने कहा छोटा क्लाइंट है, खुद देख लेंगे, बच्चे आएंगे रिव्यू तो देख लूंगा। मैंने साइन करने से 15 दिन पहले बुला लिया, रिव्यू किया तो भाई पता लगा मैडम ने किया क्या है कि 12 इनवॉइसेस वेरीफाई किए। और देखो ये अपने हिसाब से सही थी, इसने तो सबूत इकट्ठा किया कितनी इनवॉइसेस का, पर मुझे लगता है वो 2 इनवॉइसेस फेक हैं, वो 2 इनवॉइसेस फेक हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जानी? सप्लायर? मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं, ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं इनवॉइस पहले कर दूं? तुझे कस्टमर पैसे देगा, तुमने उसको माल नहीं दिया तो तुम उसको इनवॉइस कर सकते हो? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे भाई। बात कैसी कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूं कि मैं इनवॉइस कर दूंगा, बोलूंगा तेरे को माल अगले साल भेजूंगा। कैसी बातें कर रहा है मेरी जान? इनवॉइस तो होती कब है? जब आप माल डिलीवर कर दो, या तो वो सामने वाला एडवांस देगा, सामने वाला एडवांस देगा ना, तुमने इनवॉइस थोड़ी ना की होती है, वो तो एडवांस जमा करा के जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर एडवांस एंड योर इनवॉइसिंग। क्लियर? बहुत सुकून से रहो, एग्जाम्पल पे रहो, तुम इधर उधर नहीं सोचना है इधर। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने 2 इनवॉइसेस एडिशनल वेरीफाई किए, तुम सबको क्या लगता है 2 इनवॉइसेस क्या हैं? फेक हैं। बात समझिएगा, मैंने ये नहीं सिखाया कि रिस्क मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूं, वो मैं सिखाऊंगा इधर। मैंने कहा सो हाउ इज दिस पॉसिबल दैट देयर कैन बी इनवॉइसेस फॉर दीस 2 months? यहां तक बात की क्लैरिटी है? इन मैडम ने क्या गलत किया जल्दी बताओ? रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मेरा काम है, अभी सिखाया नहीं है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी मेरी एक ही सुई अटकी हुई है यहाँ पे कि मैंने अभी ऑडिट शुरू नहीं किया, और मैं वही समझाने के लिए सिनेरियो बना कर लाया हूं। इधर देखिएगा, तो मैंने इनको एक बात कही, दीज इनवॉइसेस मस्ट बी फेक, ऐसा ही है? अच्छा जी, यानी अच्छा, पर ये मैडम क्या समझ रही है कि ये ऑडिट बिल्कुल, क्योंकि इनके पास सबूत है। भाई आपको तो ये सिखाना है मैंने कि सबूत फेक भी हो सकता है। अब उस फेक चीज को पकड़ने के लिए आपने क्या असेस करना है? रिस्क। उस फेक चीज को पकड़ने के लिए क्या करना है? रिस्क असेस करना है। वो मेरा काम है कि कैसे करना। अभी कनेक्ट करता हूं, इधर देखना। सर मैंने ये कहा इट माइट बी प्रिपेयर्ड टू इन्फ्लेट। भाई मैं इसको समझाने लगा कि भाई ये जानबूझ के बनाई गई होगी ताकि आपकी सेल्स ज्यादा हो जाए। मुझे एक बात बताओ, सबसे आसान काम क्या है पता है ऑडिट में? मैं सेल अकाउंटिंग में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अच्छा मैंने अकाउंट रिसीवेबल दिखाया ना, कैश तो असल बंदा देता है, अकाउंट रिसीवेबल बुक करने में कितनी देर लगती है? कुछ भी नहीं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, पर उस अकाउंट रिसीवेबल को सपोर्ट करने के लिए क्या होती है? इनवॉइस। पर मैंने ये भी देखा कि इनवॉइस फेक है। मुझे पता लगा जब मेरा रिस्क, मेरा दिमाग चल रहा था। पहले वो तो बात क्लियर है? आओ, यानी अभी एक समा बना रहा हूं मैं। समा ये बन रहा है कि भाई मुझे ऑडिट नहीं करना जब तक मैं क्या देख लूं? रिस्क, ऑडिट रिस्क।
पहले मैं देख लूं मसला क्या हो सकता है, फिर ऑडिट करूंगा, आगे देखो क्या हुआ। मैंने इनको ये कहा कि भाई इट सीम्स दैट यू हैवंट असेस्ड द रिस्क बिफोर डूइंग ऑडिट। ये आपकी वाली कहानी हो गई अभी कि हमने रिस्क असेस नहीं किया। तो इन्होंने सिर्फ कहा सॉरी माय बैड, प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। बहुत सुकून से समझिएगा, मैं कनेक्ट कर रहा हूं पहले टॉपिक से। मैंने कहा यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। ये मेरे टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम क्या सुनना, आयजा 315 है, लिखो आयजा 315, ISA 315। ये पूरा गेम मैंने सिर्फ नाम समझाने के लिए किया है। आयजा 315 ये कहता है यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क, लिखो यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क, you have to identify risk through understanding और दो एरो बनाना, यूं दो एरो बनाना। through understanding एक जगह लिखना एंटिटी और एक जगह लिखना एनवायरमेंट। वापस से you have to identify risk through understanding entity एंड एनवायरमेंट। लिख दिया है वो बना के, ऑनलाइन में तो प्लीज कंफर्म करो, लिख दिया ये। अब मैं आपको सिखाता हूं कि रिस्क कैसे देखते हैं किसी कंपनी के अंदर। वेरी गुड, प्लीज फोकस करेंगे आप। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। देखो इन्होंने मुझसे सीधा कह दिया भाई मुझे नहीं पता, आप बता दें कि मुझे करना क्या चाहिए था। मैंने कहा बोला आपको ऑडिट करने से पहले क्या करना चाहिए, रिस्क असेस करना चाहिए। फिर मैं इनको ये भी बता रहा हूं, तुम्हें भी ये बता रहा हूं कि तुम्हें रिस्क कैसे पता लगेगा, जब तुम दो चीजें समझो, इदारे को और उसके एनवायरनमेंट को जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है। अब जरा बात समझना, इनकी बेवकूफी क्या थी। इनको ये देखना चाहिए था इदारा करता क्या एक्सपोर्ट, ये किसकी अंडरस्टैंडिंग है, एनडीडी की। नहीं आ रही बात समझ, ये किसकी अंडरस्टैंडिंग है, एनडीडी की। कंपनी इन्वॉल्व है किसमें, सिर्फ इदारे की अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है। एनवायरनमेंट में मुझे न्यूज देखनी चाहिए थी, मुझे अवेयर होना चाहिए कि ये इदारा जब एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट में चल क्या रहा है मार्केट में। मेरे को एनवायरनमेंट से ये पता होना चाहिए था कि मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट क्या चल रही है। अगर ये मेरी बहन ये देख के जाती तो उसको ये पता होता कि 2 महीने की इनवॉइस वेरीफाई ही नहीं करनी। कितनी इनवॉइसेस वेरीफाई करनी है, 10 वेरीफाई करनी है। इनकी गलती क्या है, रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया। पहले बताओ हेडिंग का मतलब समझ आया कि भाई आपने ऑडिट करना ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू आइडेंटिफाई रिस्क। और कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें रिस्क कैसे पता लगेगा तो तुम बोलोगे जब तुम समझोगे इदारे को। अब मैं तुम्हें कनेक्ट करके बताऊं, वो तुम्हें पहले स्टेज पे कह रहा था अगर तुम्हें इदारे की नॉलेज नहीं है ना, तुम्हें इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, तुम ऑडिट करने के लायक नहीं हो, तुम ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। पहले बताओ ये बात समझ आई, पक्की बात है, लॉजिकली कोई मसले वाली बात नहीं है। चलिए जी, यानी भाई मैंने ये कहा कि अगर ये मैडम देख लेती है कंपनी एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है और एक्सपोर्ट पे क्या लगा हुआ है, बैन, तो पता है इनको अपनी किताब में कहीं लिखना चाहिए था जो आप एग्जाम में लिखेंगे। इनको किताब में क्या लिखना चाहिए था, रिस्क। मैं पता है क्या करता हूँ, जब मैं ऑडिट करता हूँ ना अपनी टीम को बिठाता हूँ साथ, मैं बोलता हूँ देखो ये लाइन आइटम आ रहा है, इस पे क्या रिस्क हो सकता है, एक एक से पूछता हूँ। अब मैं तुमसे पूछूंगा, अज्यूमिंग कि तुम मेरी टीम हो, सही है जी, प्रैक्टिकल लाइफ ऑडिट करेंगे। सुनो इसमें क्या रिस्क है, मैं कहूंगा ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। नहीं आई बात समझ, यानी आप समझ आएगी बात। देखो आप समझो, ये रिस्क अगर मुझे पता होता ना तो मैं पहले दिन पे कह देता कि रेवेन्यू का रिस्क है कि वो क्या हुआ होगा। पर उस रिस्क को असेस करने के लिए तुम्हारे पास कोई बुनियाद, कोई बेसिस होनी चाहिए। मेरे पास बेसिस है कि एंटिटी और एनवायरनमेंट को समझ के गया हूं। तुम्हें पता है पहले क्या करता हूं, सुनिएगा। मैं सबसे पहले ये करता हूं कि मैं एक डॉक्यूमेंट बताता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क का। अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ बैठ गए, मैं अपने टीम मेंबर को कहता हूं कि बताओ इसमें क्या चल रहा है। वो बोलेगा सर ये एंटिटी एक्सपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट पे क्या लगा हुआ था, बैन। तो मैं बोलता हूँ लिख अपने पास पहला रिस्क, कि रिस्क क्या है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का ड्यू टू बैन ऑन एक्सपोर्ट्स। पहले बताओ बात समझ आई। अब कोई भी बच्चा, मैं बोल रहा हूँ रिस्क असेसमेंट हो गई ना, मैंने उसको हटा के किसी दूसरे बच्चे को डाल दिया, वो पन्ना हाथ में होगा उसके, वो जब ऑडिट करने जाएगा तो क्या उसके भेजे में होगा कि ये चीज देखनी है।
या मुझे एक बात बताओ, तुम रिस्क असेस किए बगैर ऑडिट कर कैसे सकते हो? पर ये बात तुम्हें तब समझ आई जब तुम्हें एग्जाम्पल देखी। पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ जल्दी से, क्लियर है? यानी अभी भी ऑडिट शुरू नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, रिस्क असेस किया। पर रिस्क कैसे असेस होता है? एंटिटी और इन्वायरमेंट को समझ के। चलो एक और चीज तुम्हें सिखाता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे एक और रिस्क है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तो देखो तुम्हारे दिमाग के 14 तबक रोशन होंगे, ऑडिट में इतना मजा आएगा तुम्हें। सुनो, क्योंकि प्रैक्टिकली जो मैं करता हूँ वो तुम्हें करवा रहा हूँ। इधर देखो, आपको नहीं लगता कि जब $300 है, उस बहन ने किया हुआ क्या था, एक्सचेंज रेट सेम रखा था, कांस्टेंट था ना? तो जब भी एक्सपोर्ट की बात होगी ना, तो हमेशा एक रिस्क होगा, यूज ऑफ इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई हुआ होगा, ये रिस्क है। इस कंपनी ने तो चलो फेक किया हुआ था ना, तो क्या वाकई लाजमी हर कंपनी करती है? रिस्क होता है। रिस्क एक अलग बात है, असल में होना। आपने को कॉन्सेप्ट सीखा सर के साथ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? नहीं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है बी स्केप्टिकल, शकी। जैसे बेगमात होती हैं, ऑडिटर भी एक बेगम की तरह ही है, पर वो मैनेजमेंट के लिए क्या, उसकी बेगम है। इतना शक कि तुम्हारी सोचे, मैं तो अपनी टीम पे भी शक करता हूँ। यकीन करो, अभी तुम अभी बाहर निकलोगे ना तो मैं मिलाता हूँ, 2 बैठे हुए अंदर। मैंने उनको पूछा कहाँ हूँ, तो उन्होंने लाइब्रेरी में बैठे हुए पीछे। मैंने कहा आ जाओ, मुझे लगा घर पे बैठे हुए। शक था, मुझे बुला लिया मैंने, क्यों, मेरे को काम करवाना था। सुनो, समझने की बात क्या है, आपके ताल्लुकात मैनेजमेंट से जितने भी अच्छे हों, आपने क्या करना है, शक। क्योंकि आपका उसका रिलेशन दोस्ती का नहीं है, आपका उसका रिलेशन है ऑडिट का। अगर आप उस पर शक नहीं करेंगे ना तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा भाई, अगर आपको पता है कि भाई वो 5 वक्त का नमाजी है, तो क्या आप बोलोगे नहीं यार सही किया होगा, या वेरीफाई करना है फिर भी? तो रिस्क असेसमेंट नहीं करनी, करनी है रिस्क असेसमेंट अब भी। तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपने शकी दिमाग के साथ काम करना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अभी मैं तुम्हें बताऊं कितने रिस्क हैं। पहला, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा, यूज ऑफ इनकरेक्ट। अच्छा मैं चलो एक और चीज बताता हूँ, तुम लोग ये अगर पिक करना है इसको, हाँ, इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट अगर यूज करेगा ना, उसमें सेल्स की वैल्यूएशन का मसला है। मैं वैल्यूएशन इसलिए कह रहा हूँ, वो कम भी कर सकता है, तो मैं अंडर ओवर यहाँ यूज नहीं करूंगा। ये मैं वो बारीक बातें बता रहा हूँ तुम्हें जो तुम्हें एग्जाम में काम आएंगी। लिखेंगे अभी, तो अभी कारोबार शुरू हुआ, ये तो पहला रिस्क है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है। दूसरा, इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ रेवेन्यू का भी रिस्क है, और इनकरेक्ट रिसीवेबल का भी रिस्क है। लेट से मेरा डॉलर रेट चल रहा था 150, मैंने बुक कर लिया 180 से, तो क्या सिर्फ रेवेन्यू पे इंपैक्ट है या रिसीवेबल भी गलत है? ये क्या था, रिस्क। भाई आप कहीं लिखोगे कि ये मसला हो सकता है तो उसको चेक करोगे ना, वरना बेवकूफी क्या होती, इनवॉइस ली, मल्टीप्लाई किया, आ गए जो इन्होंने किया था। तो क्या ऑडिट ये होता है या पहले रिस्क असेसमेंट है? वेरी गुड यार, पहले बताओ क्या बात समझ आई? यानी इस वाले, इसको मैं कहता हूं अपनी जबान में, ये है रिस्क फैक्टर्स। ये क्या होते हैं? अब मैं तुम्हें तुम्हारे लेवल पे लाता हूं ताकि तुम्हें क्लियर होकर मैं किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में ये इदारे के अंदर होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इदारे के अंदर रिस्क होते हैं, पेपर में सवाल में होंगे, पेपर में। अब सीखो ना, यही तो लिंकेज है इसकी भाई। प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ होंगे? इदारे के अंदर होंगे। और अगर मैं तुमसे ये कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर के अंदर सवाल में होंगे। सवाल कैसे देगा तुम्हें, एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट्स एंड देयर इज एन बैन ऑन एक्सपोर्ट। तो तुम्हें दो चीजें यहां से आनी चाहिए, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करती है वही बंद हो गई तो फिर प्रॉफिट कहां से दिखाएगी, शेयर होल्डर का एतमाद कहां से आएगा, वो तो भाग जाएंगे। पहले तो बात समझ आई। तो वो कोशिश करेगी कि अपने सेल्स को क्या करे ताकि ईपीएस ज्यादा है। अच्छा दूसरी चीज क्या हो सकती है, इनकरेक्ट यूज ऑफ एक्सचेंज रेट, इनकरेक्ट यूज ऑफ, जिससे सेल्स का भी मसला होगा, रिसीवेबल का भी मसला होगा। यहां तक कोई मसला जानी पक्की बात है? वेरी गुड। इधर देखो, व्हाट विल बी द पॉसिबल इंपैक्ट, इधर देखो, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ और यूजिंग, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल ड्यू टू द रिस्क ऑफ यूजिंग। ये आपका बेसिकली आंसर है सवाल का। मैंने ड्राफ्टिंग टेक्निक सिखाई नहीं है अभी, एक एक पे काम करूंगा। तो पहले मन तक समझ आ रही है कि व्हाई डू वी एक्चुअली असेस रिस्क, ताकि ऑडिट
सही से हो पाए, ताकि ऑडिट सही से हो पाए। पहले बताओ पहली चीज क्लियर है? ये तुम्हारी सारी बुक में मैंने लिख दिया है, कसम खा रहा हूँ बुक में सब लिखा हुआ है, जो बुक बनाई है ना मैंने उसमें सब लिखा हुआ है, ये सारे रिस्क एक साथ है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, समझना है मेरे साथ। तुम खाली फोकस होकर देखो ना, तो सवालात करेंगे। ड्राफ्टिंग टेक्निक बोलूंगा वो लिखना, ये नहीं लिखो, ये तो स्लाइड तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा मैं, रख लेना अपने पास, फोकस होके। दूसरे केस पे चल रहा हूँ, ये कौन सा था? केस 1। आए जी, ये बैलेंस शीट डेट पर एक्सचेंज डिफरेंस रिसीवेबल नहीं किया, मतलब देखो मैं तो कह रहा हूँ ना जानी, तो रिस्क तो वैसे ही है ना एक्सचेंज रेट का, दैट्स इट, वो आपने बताना है। अच्छा यानी एग्जामिनर पता है क्या बोलेगा? एक सिनेरियो देगा, 1 पेज का, आधे पेज का, 10 लाइनों का, वो बोलेगा इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई रिस्क। तो आपको पता तो हो ना कि मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, ताकि ऑडिट सही से हो पाए। अच्छा रिस्क के बगैर ऑडिट हो सकता है? सर हो तो सकता है, बट वो इफेक्टिव ऑडिट, आप अश्योरेंस में कुछ भी नहीं दे रहे होंगे फिर, क्योंकि वो ऑडिट सही से नहीं होगा। अच्छा अब मुझे अगर पता है जैसे ये चीजें, तो कोई तुमसे पूछे हाउ डू यू आइडेंटिफाई रिस्क, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ ये जवाब, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। देखो सवाल पकड़ना आपने, वो बोले हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस, तो आप बोलेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनवायरनमेंट। वो बोलेगा कि भाई सिचुएशन में बताओ रिस्क क्या है, तो फिर सिचुएशन से रिस्क निकालिए। चलो आप देखते हैं, दिमाग थोड़ा सा बोलते हैं, बात समझिएगा। ड्राफ्टिंग नहीं सिखाई, अभी भी कह रहा हूं ड्राफ्टिंग नहीं सिखाई। केस 2, कंपनी इन्वॉल्व इन फार्मा बिजनेस, क्या होता है ये मेडिसिन वगैरह ऐसा ही है। अच्छा पहले टेक्सटाइल थी, अब क्या है? कोई एक्सपोर्ट वगैरह नहीं है, कोई एक्सपोर्ट वगैरह नहीं है। लॉज एंड रेगुलेशन सच एज कंप्लायंस विद ड्रग एक्ट। अच्छा प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिससे पूछूं वो बताए, सचिन सोच के बता क्या रिस्क है इसको देख के, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी मैंने दिमाग डेवलप नहीं किया है, अभी हम सीख रहे हैं। ऑनलाइन में तो तुम बता सकते हो, सचिन प्लीज सोच ले। हाँ नॉन आ जानी, क्या रिस्क हो सकता है? गलत बता दे, कोई मसला, सीख रहे हैं। अच्छा तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, हेल्प करता हूँ। आपको क्या ये लगता है, एक बच्चे ने बता दिया क्या? पेनल्टीज, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। सुनो मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये बात पता है कि जब फार्मा कंपनीज होती है ना, उसको हम कहते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में। तुम्हारे लेवल पे ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ज्यादा लॉस एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस होती है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का स्टेक होता है। क्योंकि अगर मेडिसिन खराब हुई तो लोगों के लग गए, फिर कंपनी के भी लग गए। बात समझ आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, बीइंग एन ऑडिटर, इस कंपनी का ऑडिट करने में तुम्हारा क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज, रिस्क ऑफ, चलो मैं तुम्हें प्रूफ करता हूं। तुम फाइनेंशियल्स का ऑडिट कर रहे हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से रेवेन्यू आता है क्या? ये एक्सपेंसेस भी आते हैं? अच्छा वेरी गुड, एक्सपेंसेस भी आते हैं। सर ये हमें अभी दिमाग में आ क्यों नहीं रहा है भाई, अभी सीखेंगे सीखेंगे। जी जी, वो तो अलग चीज है ना, वो फैक्टर, देखो तुम बात नहीं समझे। मार्केटिंग को कैपिटलाइज करना तो फैक्टर ही अलग है ना। मैं तो कह रहा हूँ इस वाली बात से क्या निकल रहा है, इस वाली बात से क्या रिस्क निकल रहा है कि वो कौन से कंपनी में इन्वॉल्व है, कहाँ पे इन्वॉल्व है? ये फार्मा में। अब मुझे एक बात बताओ, फार्मा कंपनीज के जब भी तुम ऑडिट करने जाओगे ना, तुम्हें इस कंपनी में एक सबसे बड़ा रिस्क होगा। कौन सा रिस्क? पेनल्टीज की। यार सर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, रेवेन्यू में ओवर स्टेटमेंट कहते हैं, पेनल्टी में अंडर स्टेटमेंट कह रहे हैं। आप ये बोलेंगे कि हम वो लिखेंगे जो मैनेजमेंट का फायदा है। रिस्क किस चीज का होता है? मैनेजमेंट के फायदे का। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। रिस्क किस चीज का होता है? मैनेजमेंट के फायदे का। तो भाई मैनेजमेंट अपने फायदे में कर रही होगी ना, तो अगर मैनेजमेंट को एक्सपेंस बचाना है तो वो क्या करेगी एक्सपेंस को? तो कोई आपसे पूछे आपको कैसे पता लगा कि पेनल्टी एक्सपेंस की अंडर स्टेटमेंट का मसला है? क्योंकि उसकी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, उसको ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंस करनी है, जो कि हो सकता है उसने, मैं हो सकता है यूं कह रहा हूं, क्योंकि ये रिस्क है, ये पॉसिबिलिटी है, ये असल में नहीं है। हो सकता है तुम पूरा, अच्छा तो यानी अब मैं तुमसे पूछूं, तुम लोग बता सकते हो,
जब मैं ऑडिट कर पाऊंगा तो मेरा फोकस कौन से एरिया पे ज्यादा होगा? पेनल्टीज पे नहीं, मैं इसके लॉज एंड रेगुलेशन खोलूंगा और मैनेजमेंट को बोलूंगा बताओ तुमने इससे कैसे कंप्लाई किया। मैनेजमेंट अगर मुझे सबूत देती जाएगी तो मैं बोलूंगा कंप्लायंट है, अगर मैनेजमेंट ने सबूत नहीं दिया तो मैं बोलूंगा कंप्लायंट नहीं है, तो फिर मैं उसके पीछे लॉ के जाऊंगा, उसमें पेनल्टी लिखी हुई होती है, फिर मैं बोलूंगा बताओ ये पेनल्टी तुमने कहाँ बुक की, अगर बुक नहीं की तो मैनेजमेंट को बोलूंगा तुम उसको बुक करो। अब देखो ऑडिट कैसे डायरेक्शनल हो गया, तो ये डायरेक्शनल कब हुआ? रिस्क पता लगा तो हुआ। पहले बताओ बात समझिए, यानी देखो सिंपल सीन क्या है, तो अच्छा क्या इस कंपनी में सेल्स नहीं होगी? होगी, उसको नहीं ऑडिट करोगे? भाई मैं कह रहा हूँ रिस्क किस चीज का है? पेनल्टी का। एक आपके सामने भाई वादे तौर पे मुंह पे रिस्क है ना कि यार ये लॉज एंड रेगुलेशन से नॉन कंप्लायंस का रिस्क है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में यूजुअली पेनल्टीज आती रहती हैं। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, बैंक्स हाईली रेगुलेटेड है, बैंक्स उसको एससीसीपी भी रेगुलेट करता है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत भी चलता है वो, सही है जी, प्रूडेंशियल रेगुलेशन भी रखते हैं, और आपका जो स्टेट बैंक है वो भी उसको देख रहा होता है। कितने लॉज हैं? 4। अच्छा अब वहां पे सीन क्या होता समझिएगा, अगर उसने, प्लीज सुनिएगा, अगर एडीएम नहीं चल रहा और किसी कस्टमर ने पैसे, तो स्टेट बैंक पेनल्टी लगा देता है। स्टेट बैंक क्या करता है? पेनल्टी लगा देता है। इतनी छोटी छोटी बारीक बातों पे पेनल्टीज हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब बैंक का ऑडिट करूंगा तब भी मुझे क्या रिस्क होगा? पेनल्टीज का। तो इंडस्ट्री को देख के करना है। चलो तुमसे अब मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा दिमाग चलाता हूँ, सुनो एक और एग्जाम्पल। मुझे एक बात बताओ, कोविड आया, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, यानी तू बताएगा, सही है? हाँ हाँ, मुझे एक बात बता, कोविड आ गया, ऑनलाइन लोग बता सकते हो, कोविड आ गया और कोविड के अंदर इनकी सेल्स डबल हो गई, क्या रिस्क है? कोविड आ गया, इनकी सेल्स क्या हो गई? डबल हो गई, क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का, सोच ले। नहीं 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 नहीं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का, यहां फंस गए तुम लोगों ने, दिमाग नहीं चलाया। अबे फार्मा कंपनी है, कोविड में तो बढ़नी चाहिए सेल्स, नहीं समझे तुम, तभी तो घुमाया तुम्हें। ओ भाई मेरी बात सुनो, मुझे बात सुनो मेरी, ये तो है ही फार्मा कंपनी, तुम लोग क्या हर बात हुई ना कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स हो जाएगी? भाई तुम कंपनी देखो ये कौन सी कंपनी है, तो कोविड में इसकी सेल कम होनी चाहिए ज्यादा? भाई जेन्युइन ज्यादा होनी चाहिए, रिस्क नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह रिस्क गुजरना है, कोई लाजमी नहीं है, डिपेंड करता है हालात और वाकयात पे। अब एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो, रेस्टोरेंट बिजनेस है कंपनी का, लेक्स में तुम्हें चीज सिखाता हूँ। रेस्टोरेंट बिजनेस है, तुम रेस्टोरेंट को ऑडिट करने गए किसी, जैसे बारबेक्यू नाइट ने तुम्हें ऑडिट में बुला लिया, कोविड पीरियड में उसने सेल दिखा दी ट्रिपल हो गई है। अब तो हालात वाकयात देखने हैं, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी? एनडीटी की और एनवायरनमेंट की। पहले बताओ बात समझ आई, अब आहिस्ता आहिस्ता दिमाग खुलेगा ना, समझ आएगी बात कि रिस्क कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है, पक्की बात है? तो देखो ऐसा नहीं है कि जहां मैं बोलूं ये तो वहां पे ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिस्क है, नहीं, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कौन सी इंडस्ट्री, ये सारी चीजें। पहले तो बात क्लियर है, पक्का? ये तुम कुछ पूछ रहे हो जानी? पेनल्टी किस टाइप की हो सकती है? लेट्स से कि भाई एक ड्रग एक्ट आपको ये कहता है कि आपने मेडिसिन को इतने टेम्परेचर में इतने टाइम के लिए रखना है, उसने अपने स्टॉक को निकालने के लिए उस टेम्परेचर में उस टाइम के लिए नहीं रखा, निकाल के दे दिया, अब उसकी रिपोर्ट बनती है, लॉग बनता है उसका, वो लॉग उसने आके पकड़ लिया जो ऑडिट करने आया, तो क्या उसको पेनल्टी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। कैसे पता मुझे? वो मैंने नॉन कंप्लायंस देखी, उसका लॉग चेक किया, बात समझ आई? तो मैं बीइंग एन ऑडिटर ये देखता हूँ कि क्या उसने कंप्लाई किया या नहीं किया। बात के लिए चलो एक और एग्जांपल देता हूँ पेनल्टी की, सुनो। ये ड्रग एक्ट के हिसाब से जो फार्मा कंपनीज होती है ना, इनको ये कहा गया है कि अच्छा आपको ये तो पता है ना, ये मेडिसिन पेरिशेबल नेचर की होती हैं। पेरिशेबल का मतलब जल्दी खराब हो जाने वाली, क्योंकि उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा फार्मा इंडस्ट्रीज को ये कहा गया क्योंकि तुम मैन्युफैक्चरर, तुम इसको मार्केट के अंदर एटलीस्ट 6 महीने पहले डिस्पैच करो, और फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जो तुम्हारा अनसोल्ड स्टॉक है उसको वापस लाके डिस्कार्ड करके जलाओ, क्योंकि वो किसी के काम की नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर इससे नॉन कंप्लायंस हुई तो इस पे भी क्या आएगी? पेनल्टी आएगी। तो ये मुझे कैसे पता लगेगा जब मैं रिस्क असेस करूंगा? उसको ऑडिट कैसे करना है वो मैंने नहीं सिखाया, वो मैंने नहीं सिखाया। अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ? रिस्क आइडेंटिफाई करना, क्या रिस्क हो सकता है। तो बेटा वो तो कुछ भी नहीं बताया था ना, तुम्हें ऑडिट करना है, ऑडिट करना सिखाया मैंने?
मैं सिखाऊंगा ना, तब की तब देखेंगे जी। हम रिपोर्ट नहीं करते हमारा, देखो तुम ये सोचो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? ऑडिट करना। किसका ऑडिट करना? जल्दी बताओ, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? ऑडिट करना। किसका? अच्छा, वो एक्सपेंस कहाँ आता है? पीएनएल में। तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी पीएनएल है ना, ऑडिट करना। तो तुम्हारा यही तो रिस्क है कि उस पीएनएल में एक्सपेंस सही होना चाहिए। तो अगर सही नहीं है, तुम इसके लिए तो जतन और मेहनत कर रहे हो। बात क्लियर? तभी मैं क्या करता हूँ, रिस्क असेस करता हूँ। क्लियर है? अच्छा, इसको देखें तो एक अगली एग्जांपल है। मैंने ये कहा सर, व्हाट विल बी द पॉसिबल इंपैक्ट, रिस्क ऑफ और रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ, ये प्रोविजन फॉर पेनल्टी क्या है भाई? जब एक्सपेंस बुक नहीं हुआ होगा तो उसकी लायबिलिटी भी बुक नहीं होगी। तो भाई एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट होना चाहिए। तो एक पीएनएल इंपैक्ट है। अच्छा, अगर तुम ये रिस्क आइडेंटिफाई किए बगैर लेट से तुम ऑडिट रिपोर्ट दे देते, ऑडिट रिपोर्ट दे देते, अब प्लीज मेरी बात फोकस होकर सुनना, तुमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, कहानी आगे निकल गई। बाद में जब ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ने इसका ऑडिट किया तो उसने बोला ये तो नॉन कंप्लायंट है, उसमें पेनल्टी लगी, इनका प्रॉफिट ड्रास्टिकली नीचे गिर गया। शेयर होल्डर ने तुम लोगों पे केस कर दिया कि भाई तुमने ऑडिट के वक्त क्या नशा किया हुआ था। अच्छा, फिर हुआ क्या? फिर तुम्हारी ऑडिट फाइलें खुली, उस ऑडिट फाइल के अंदर तुम्हारा काम दिखना चाहिए ना, किसके ऊपर? पेनल्टी के ऊपर। तुमने कुछ काम ही नहीं किया हो तो तुम बोलोगे मैंने रिस्क ही नहीं असेस किया हुआ था। तो भाई पहले तुम ये देखो कि जब तुम काम करोगे ना ऑडिट का, तुम्हारा भी ऑडिट होता है, और अगर तुम्हारे ऑडिट के अंदर पेनल्टी के ऊपर काम नहीं मिला तो तुम गया लाइसेंस तुम्हारा। पहले तो बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। पर अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं रिस्क सिखा रहा हूँ या ऑडिट करना? अच्छा, रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिस्क को क्या करेंगे? ऑडिट। अच्छा, पिछले वाले केस के अंदर मैं सेल्स को ऑडिट करना सिखाया, सिखाया नहीं मतलब बताया कि रिस्क क्या होता है, फिर उसको ऑडिट कैसे करेंगे आगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बताया? रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस। अच्छा, अब तुम मजे से बताओगे इंशाल्लाह, मुझे लगता है। तीसरा केस, ये तुमने कई वर्ड सुना है FAR 1 में, रेशियो में सुना है? अच्छा, डेटर टर्नओवर डेज का मतलब ये होता है, बहुत सुकून से समझना, डेटर टर्नओवर डेज का मतलब ये होता है कि इतने दिनों में पैसे आ जाते हैं, इतने दिनों में पैसे आ जाते हैं। सुनिएगा, लास्ट ईयर 25 डेज थे, इस साल। अच्छा यार, बहुत सुकून से इस बात को समझना, ये तुम्हें रेशियो निकालना सिखाया ना, इसको हम निकालते ऐसे हैं कि रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। देखो वहां पे तुम ये देखते थे कि ये फजूल बात है, बट ये ऑडिटर के लिए बड़े काम की चीज है। मैं ऑडिट करने गया किसी क्लाइंट का, अच्छा मेरे बच्चे तो ऑडिट भी करके आ जाते हैं ना, वो तो ऐसे ही लपेट के सलंग फिर आते हैं तो जलील होते हैं तो सीखते हैं। सुनो, तुम लोग पहले से ही सीख लो आज सीन क्या होता है। वो बच्चा आया मेरे पास, मैंने बोला भाई तूने रिसीवेबल देख लिया था? उसने बोला हाँ सर, अकाउंट रिसीवेबल को पूरा वेरीफाई किया है मैंने कहा बेहतरीन है। मैं कहता हूँ जो बात करने वाला हूँ बड़ी अहम है। मैं कहता हूँ जानी, रिसीवेबल का होना अलग बात और उसका प्रोविजन बुक होना अलग बात। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जो रिसीवेबल है वो पूरा रिकवरेबल ना हो? ये बात नहीं समझ आई भाई। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरा जो रिसीवेबल है वो पूरा रिकवरेबल ना हो? एक बेवकूफ बच्चा जब ऑडिट करने जाएगा ना, वो देखेगा कि जितनी सेल्स हुई है ना उतना रिसीवेबल भी बुक हुआ हुआ है, और उसमें से कैश माइनस करेगा तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। वो इसको ऑडिट समझते हैं, जबकि मैं इसको ऑडिट नहीं समझता। मैं कहता हूं कि आप डेटर टर्नओवर डेज निकाल के देखें, आपके डेटर टर्नओवर डेज क्या हो रहे हैं? ये क्या शो कर रहा है? सुनो सुनो सुनो, ऑडिट की जबान में, ऑडिट की जबान में, ऑडिट की जबान में हम इसको ये कहेंगे कि मुझे लगता है कि एंटिटी अपने पैसे रिकवर नहीं कर पा रही। नहीं है बात समझ? तुम्हें कैसे पता लग रहा है ये रिस्क है? इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर ये 25 और यहाँ पे 23 होता तो रिस्क नहीं है, तो रिस्क नहीं है। तो ये रिस्क है तो आइडेंटिफाई कर रहे हो तो पता लग रहा है ना। अब मैं सुनना सुनना, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि जब मैं ऑडिट पे जाऊंगा तो मेरा फोकस रिसीवेबल को वेरीफाई करने पे नहीं होगा, मुझे उस रिसीवेबल में इंपेयरमेंट चेक करनी होगी, बैड डेट्स की। मेरा फोकस वहां होगा। अभी तो एक बच्चा क्या किया, उसने सेल्स इनवॉइसेस देखी, उसने कैश जो आ गया वो माइनस किया, क्लोजिंग बैलेंस पे आ गया, सर वेरीफाई हो गया, ओ भाई
जो पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है वो तो देखो क्यों नहीं रिकवर हुआ, ये कौन देखेगा? तो ये रिस्क मुझे कैसे पता लगेगा? जब मैं रिस्क असेस करूंगा। इसमें मैंने एंटिटी को समझा या एनवायरनमेंट को? अरे एंटिटी को, ये डेज किसके हैं? एंटिटी के, एंटिटी को समझा। ये तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो मेरे लिए 2 मिनट का काम था, मैं तुम्हें सवाल करा के शार्ट भी हो जाता है, यहाँ से हो जाती है चीजें, पर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। मैं कहता हूँ जिस रंगो नस्ल का कॉन्सेप्ट आना तो तुम्हें आएगा। अब पहले मेरी बात सुनो, ये मुझे कैसे पता लगा? एंटिटी को समझ के। अब मैं एक और चीज कह रहा हूँ, एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझ के। जब मेरे पास फाइनेंशियल आए होंगे ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मैनेजमेंट से कुछ भी नहीं पूछा, मैंने कैलकुलेटर निकाला, मैंने कौन से डेज निकाल लिए, डेटर टर्नओवर डेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब डेटर टर्नओवर डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या इंडिकेट करता है, जल्दी बताओ? एंटिटी को डिफिकल्टी हो रही है किस चीज में? पैसे रिकवर करने में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक बंदा बेवकूफी करके इस साल की सेल्स रिसीवेबल में ऐड करे और कैश माइनस करे तो क्या ये सफिशिएंट है? या मुझे ये भी देखना है पिछला ऐसा कितना पैसा है जो अब तक रिकवर नहीं हुआ? तो मुझे एक बात बताओ, इस चीज को कोलैबोरेट करने के लिए मेरा रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। और क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल है? क्या सर ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने प्रोविजन बुक जो कि होना चाहिए था। वेरी गुड यार। अब मुझे एक बात बताओ, ये इंक्रीज देख के तुम्हें रिस्क लग रहा है ना, हाँ या नहीं? चलो अब इसका रिस्क, इसके सोल्यूशन को दिखाने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ। व्हाट इफ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा या नहीं तू बताएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज इंक्रीज हो रहे हैं। पहले बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री बिकने में टाइम, बताओ क्या रिस्क है जाने? गलती बता दो। सही है, क्लोजिंग स्टॉक और बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो उससे मसला क्या लगता है मुझे? नहीं नहीं नहीं, रिसीवेबल को हटा दो। वेरी गुड सर, हमें हमारी इन्वेंट्री बेचने में मुश्किल हो रही है, तो यहाँ पे रिस्क निकलता है कि इन्वेंट्री माइट नॉट बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। क्योंकि मुझे अब देखो, अब मेरा शक होगा, देखो मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा बाज़ औक़ात होता है कि एक बच्चा आया मेरे पास, मुझे बोलते सर उसकी इन्वेंट्री देखें कितनी ऊपर चली गई, डेज डबल हो गए हैं। मैंने कहा भाई इंसान का बच्चा बन, क्यों चिल्ला रहा है? पहले मैनेजमेंट से पूछ के, मैनेजमेंट ने कहा कि भाई माल आगे महंगा होने वाला था, हमने खरीद लिया है। तो उसकी जस्टिफिकेशन सही थी, पर मैंने उस पर भी यकीन नहीं किया। मैंने कहा देखो बाद में कितने का बिका, मैंने बोला खरीदा 50 का है ना, तो बाद में 50 से ऊपर का बिकना चाहिए। अगर 50 से नीचे का बिका मतलब इन्वेंट्री इम्पेयर्ड है। तो देखो ये रिस्क असेसमेंट है। यानी सर अगर मैं अभी मोटी मोटी बातें करूं, अगर हल्की फुल्की, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर इदारा कोई चीज बेचता है और उस बेचने पे पाबंदी लग जाए तो क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। वापस से साथ साथ, अगर इदारा कुछ बेचता है और उस बेचने पे पाबंदी लग जाए तो क्या रिस्क है? क्योंकि मैं जानबूझ के फेक सेल्स दिखाऊंगा ताकि मेरा रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑनलाइन मतलब यहां तक पहला रिस्क क्लियर है। अच्छा पहली, वेरी गुड, साथ साथ चलना है। अगर एंटिटी एक्सपोर्ट करती है तो क्या रिस्क है? एक्सचेंज गेन या लॉस का इनअप्रोप्रिएटली कैलकुलेट होना। हो सकता है कि एक्सचेंज रेट गलत यूज हुआ हो। कितने रिस्क हो गए? 2। वेरी गुड। साथ साथ तीसरी चीज, अभी दिमाग चलेगा ना, खुद ही रिस्क आएंगे। अगर 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 मेरी एंटिटी फार्मा इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, किसी ऐसी इंडस्ट्री में जो हाईली रेगुलेटेड है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एंड प्रोविजन। बात क्लियर है? कितनी चीजें हो गई? 3। आज के बाद मैं आपको ये बोलूं कि मेरे डेटर टर्नओवर डेज ये क्या शो कर रहा है? एंटिटी को दुश्वारी हो रही है अपने पैसे, तो इससे रिस्क क्या है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल और अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। क्योंकि एंटिटी का पैसा अब गया, उसको एक्सपेंस बुक कर लेना चाहिए, जो कि एंटिटी नहीं कर रही है। पहले बताओ लॉजिक समझ आई? वेरी गुड। अच्छा अब मैं तुम्हें खाली ऐसी ही तुम्हारी तसल्ली के लिए बताता हूँ उसको मैं वेरीफाई कैसे करता हूँ। मैं मैनेजमेंट को कहता हूँ मुझे एजिंग रिपोर्ट दो। कौन सी रिपोर्ट? एजिंग में होता है कि कौन सी इनवॉइस कब बनी थी। तो जो 1-2 साल पुरानी होती है ना, मैं तो बोलता हूँ बेटा इसको राइट ऑफ कर, क्योंकि ये तुम्हें रिकवर, जिसने 2 साल से पैसे नहीं दिए वो अब नहीं देगा। तो ये ऑडिट करने का तरीका है। पर मुझे यार अल्लाह के वास्ते ये बात बताओ, ऑडिट करोगे कब? जब रिस्क आइडेंटिफाई होगा। मसला क्या भाई? पहले मसला तो देखो, फिर पकड़ोगे ना उसको जाके कि ये रिस्क है। पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर होती है?
अच्छा मुझे आखिरी बार बताओ, मुझे इन्वेंट्री का रिस्क कैसे पता लगाता? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज से पहले बताओ, लॉजिकली समझ आई बात? यानी सर आज के बाद मैं तुम्हें बोलूं ऑडिट कर लेते चलो चल के, बगैर रिस्क असेसमेंट के नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर मुझे मैनेजमेंट आराम से बेवकूफ बनाएगी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं होगी। और एक मजे की बात बताऊं, अभी इन्वेंट्री का जैसे मैंने बताया, फिर कंक्लूड करते हैं क्योंकि आज लिखा नहीं है, लिखेंगे कल। सुनो, सवालात भी करेंगे, अभी तो खाली मैं ऑडिट की दुनिया में लेके आया हूँ। सीन क्या, सुनो, एक और फैक्टर है जिससे मुझे पता लगता है इन्वेंट्री इंपेयर्ड है। सुनिएगा, मार्केट में अगर कॉम्पिटिटर आ जाए ना, मार्केट में अगर, और वो अपनी प्राइस अपने माल को कम पे बेचे, तो आपके बाप को भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी चीज कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा, अगर आपकी कोई चीज नहीं खरीदेगा तो मतलब रिस्क है कि आपकी इन्वेंट्री आपने खरीदी महंगी थी और बिक रही है, तो यहाँ पे भी ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का क्या है, रिस्क है। इसकी बेस्ट एग्जांपल तुम ARTT की ले लो। जब हमें तो मसला ही नहीं है ना, हम तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चलते हैं ना माशाल्लाह से। तो क्या हुआ, जितने भी इंस्टीट्यूट आए हमने प्राइस 5,000 कर ली, मैंने खेलो। बात समझ आई? तो इससे होता क्या है कि हमें तो हिट नहीं पड़ती बट दूसरे को हिट पड़ती है। तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि जब भी, सुनो इधर, जब भी, जानी बहुत फोकस से सुनना, जब भी कॉम्पिटिटर आता है वो अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करके बेचेगा, तो तुम्हें ये कैसे पता लगेगा कॉम्पिटिटर आ गया? यहाँ कैसे कैसे एनवायरमेंट, एंटिटी को समझ के पता लगेगा या एनवायरमेंट को? भाई न्यूज आती है कि भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, रास्ते में जा रहे हो, भाई कैडबरी थी, दूसरी चॉकलेट भी बड़ी, पता लग गई। समझने की बात है कि अगर एनवायरमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो बेवकूफ बना दिए जाओगे। पहले बताओ ये बात क्लियर है? यानी सर रिस्क असेसमेंट इज द की प्रोसेस बिफोर डूइंग ऑडिट। तो क्या इन्वेंट्री की NRV टेस्टिंग या लॉस का रिस्क तब होगा जब इन्वेंट्री डेज ऊपर जाएंगे, कोई कॉम्पिटिटर आ जाए तब भी? यार लॉजिकल सी बात है, जब कॉम्पिटिटर आएगा तो अपने प्राइसेस को, तो जब वो प्राइसेस को कम करेगा तो तुम्हारा रिस्क हो जाएगा कि हो सकता है कि तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा हो, तुम्हारी सेलिंग प्राइस कम हो जाए। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? यानी ऑनेस्टली बताओ, ये समझ आता है कि व्हाई डू वी असेस रिस्क? कितने फैक्टर सीखे? 5। आज एक क्विज आएगा, फैक्टर्स दूंगा, तुम खाली सोचना उसमें कि रिस्क क्या हो सकता है। क्लियर है? मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।